हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैक गाउन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट। तो जो यूनियन और स्टेट के बीच का रिलेशन है उसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है लेजिस्लेटिव रिलेशन, सेकेंड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन और थर्ड है फाइनेंशियल रिलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन को इन डिटेल। तो आइए देखते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन क्या है और इसमें कौन कौन से आर्टिकल इंक्लूडेड है। तो लेजिस्लेटिव पावर जो है उसे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक जो है इन रिस्पेक्ट ऑफ टेरिटरी, यानी कितने टेरिटरी तक लॉज बना सकती है स्टेट और यूनियन। सेकेंड जो है वो है सब्जेक्ट मैटर, यानी किस किस सब्जेक्ट मैटर पे यूनियन लॉज बना सकती है और किस किस सब्जेक्ट मैटर पे स्टेट लॉज बना सकती है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट मैटर है जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकती है। तो ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशन है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। आइए अब देखते हैं आर्टिकल 245 को। आर्टिकल 245 टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करता है, यानी कि कितने एक्सटेंट तक, कितने टेरिटोरियल एक्सटेंट तक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है। तो आर्टिकल 245 का जो सब क्लॉज 1 है वो बोलता है कि पार्लियामेंट होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटोरी ऑफ इंडिया के लिए लॉ इनैक्ट कर सकता है, यानी वो चाहे तो कोई ऐसा लॉ इनैक्ट कर सकता है जो कि होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा, यानी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, या फिर किसी एक पार्ट पर वो लॉ एप्लीकेबल होगा, एक पार्ट ऑफ टेरिटरी। जैसे कि सपोज कीजिए कि पार्लियामेंट ने कोई लॉ इनैक्ट किया जो कि सिर्फ यूपी पे ही एप्लीकेबल है, तो वो लॉ जो है वो बस स्टेट ऑफ यूपी पे ही एप्लीकेबल होगा और रेस्ट वो किसी भी इंडियन स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो चलिए अब बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो एक स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो भी लॉ बना सकता है होल या फिर एनी पार्ट ऑफ स्टेट के लिए, यानी एक लेजिस्लेचर जो है वो चाहे तो पूरी स्टेट के लिए लॉ बना सकता है या फिर वो चाहे तो सिर्फ किसी एक पार्ट ऑफ स्टेट के लिए कोई लॉ बना सकता है और वो रेस्ट पूरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होगा। आर्टिकल 245 का सब क्लॉज 2 ये बोलता है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन के ग्राउंड पे किसी भी लॉ को जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है उसे हम इनवैलिड नहीं घोषित कर सकते, यानी कोई भी म्युनिसिपल कोड जो है वो किसी भी लॉ जो कि पार्लियामेंट ने पास किया उसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बेसिस पे इनवैलिड या फिर स्ट्रक डाउन नहीं कर सकता। इस क्लॉज को सुप्रीम कोर्ट ने एएच वाडिया वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर बॉम्बे के केस में एक्सप्लेन किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि जो क्वेश्चन ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ एन इनैक्टमेंट है जिसे कि पार्लियामेंट ने पास किया है उसको हम कभी भी रेज नहीं कर सकते किसी भी म्युनिसिपल कोर्ट में एज अ ग्राउंड फॉर चैलेंजिंग इट्स वैलिडिटी, यानी उस एक्ट की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ दैट इनैक्टमेंट को रेज नहीं कर सकते। हो सकता है कि लेजिस्लेशन ने जो लॉ पास किया है वो ऑफेंड कर रहा हो रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, या फिर कोई फॉरेन कोर्ट हो सकती है जो कि उस एक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही है, या फिर हो सकता है कि कोई प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आ रही है उस लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। लेकिन ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये पॉलिसी के मैटर है और कोई भी डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल को इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ये डोमेस्टिक ट्रिब्यूनल्स जो है उनका ये कंसर्न नहीं है, तो इसीलिए हम ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियलिटी ऑफ एन इनैक्टमेंट को रेज नहीं कर सकते किसी भी लॉ की वैलिडिटी को चैलेंज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया था। चलिए अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस की। इस डॉक्ट्रिन को प्रीवियसी काउंसिल ने वाल्स वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर के केस में अप्लाई किया था। इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक कंपनी थी जो कि इंग्लैंड में रजिस्टर्ड थी और वो पार्टनर थी एक फर्म की जो कि इंडिया में थी। तो इंडियन इनकम टैक्स अथॉरिटी ने उसके इंटायर इनकम पर उस कंपनी के टैक्स मांगा उससे। तो इस केस में प्रीवियसी काउंसिल ने डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस को अप्लाई किया था और कहा था कि टैक्स जो मांग रही है इंडियन अथॉरिटी वो वैलिड है। इस केस में प्रीवियसी काउंसिल ने ये रीजनिंग दी थी कि उस कंपनी का जो मेजर जो इनकम है वो डिराइव हो रहा था ब्रिटिश इंडिया से उस साल के लिए। तो इस चीज़ से ये सफिशिएंट टेरिटोरियल कनेक्शन देता है टू जस्टिफाई कि वो जो कंपनी है उसका जो
होम है वो इंडिया में है फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ टैक्स उस ईयर के लिए, ठीक है, क्योंकि उसका जो मेजर जो सोर्स था इनकम का वो इंडिया से डराइव हो रहा था। इसीलिए यहाँ पे प्रीवीसी काउंसिल ने टेरिटोरियल नेक्सस के प्रिंसिपल को अप्लाई किया था। अब बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या कोई स्टेट लेजिस्लेचर जो लॉ इनैक्ट करता है और उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, तो क्या वैसे लॉज वैलिड होंगे या फिर वो वॉइड होंगे? तो हमने पहले ही ये डिस्कस कर लिया कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है वो लॉ बना सकता है होल या फिर एनी पार्ट ऑफ द स्टेट के लिए। इसका मतलब है कि स्टेट लॉ वॉइड होगा अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन होगा उस स्टेट लॉ का, यानी उसका जो इफ़ेक्ट है वो आउटसाइड स्टेट अगर हो रहा है किसी स्टेट लॉ का, तो ऐसे लॉज जो होंगे वो वॉइड होंगे। हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन ज़रूर है इस जनरल रूल का, वो ये है कि अगर कोई स्टेट लॉ जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है वो वैलिड हो सकता है अगर एक सफिशिएंट नेक्सस है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द स्टेट। इसी रूल को एक्सप्लेन किया था सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस आरएमडीसी के केस में। इस केस में बॉम्बे स्टेट ने लेविट किया था टैक्स ऑन लॉटरीज एंड प्राइस कॉम्पिटिशन्स। तो जो टैक्स था वो एक्सटेंड करता था टू अ न्यूज़पेपर प्रिंटेड एंड पब्लिश्ड इन बैंगलोर, बट उसका वाइड सर्कुलेशन था वो बॉम्बे में था। तो रिस्पोंडेंट ने कंडक्ट किया था प्राइस कॉम्पिटिशन्स थ्रू दिस पेपर। तो इस केस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एक सफिशिएंट टेरिटोरियल नेक्सस एग्जिस्ट करता है टू इनेबल द स्टेट ऑफ बॉम्बे टू टैक्स द न्यूज़पेपर। कोर्ट ने फर्दर ये कहा था कि इफ़ देर इज सफिशिएंट नेक्सस बिटवीन द पर्सन सॉट टू बी चार्ज एंड द स्टेट सीकिंग टू टैक्स हिम, द टैक्सिंग स्टैट्यूट वुड बी अपहेल्ड। यानी कि अगर एक सफिशिएंट नेक्सस है जिस पर्सन पे टैक्स चार्ज किया जा रहा है और जो स्टेट टैक्स मांग रही है, तो वैसे स्टैट्यूट को अपहेल्ड किया जाएगा। लेकिन जो कनेक्शन है बिटवीन द स्टेट एंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ टैक्स वो रियल होना चाहिए और इमेजनरी नहीं होना चाहिए, और जो लाइबिलिटी सॉर्ट किया जा रहा है टू बी इम्पोज्ड वो जो है वो रेलिवेंट होना चाहिए टू द कनेक्शन। यानी जो लाइबिलिटी हम लगा रहे हैं किसी पर्सन पे वो रेलिवेंट होना चाहिए उस कनेक्शन में, ठीक है। और वेदर जो सफिशिएंट कनेक्शन है या नहीं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और ये कोर्ट डिटरमाइन करेगा हर केस में अकॉर्डिंगली। यानी सब्जेक्ट मैटर और उस लॉ के बीच में नेक्सस है या नहीं है ये हर केस में अकॉर्डिंगली कोर्ट जो है वो डिटरमाइन करेगी। अच्छा, अब बात आती है कि ये जो लेजिस्लेटिव पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 345 में दिए गए हैं वो प्लेनरी है, यानी क्या वो एब्सोल्यूट अनक्वालिफाइड या फिर अनलिमिटेड है? तो जो पावर है लेजिस्लेशन का अंडर 245 किसी भी लॉ को इनैक्ट करने के लिए वो अनलिमिटेड है। उसका ओनली सब्जेक्ट मैटर है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी या फिर अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी यानी कि जो स्टेट लिस्ट में दिया गया है स्टेट बस उसी पे लॉज बना सकती है। जो यूनियन लिस्ट में दिया गया है यूनियन बस उसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉज बना सकती है, और स्टेट जो है वो यूनियन लिस्ट के मैटर्स पे लॉज नहीं बना सकती, और यूनियन जो है वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉज नहीं बना सकती है। लेकिन कुछ कंडीशन में यूनियन स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज बना सकती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गया एक लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन, जैसे कि स्टेट और यूनियन कोई भी ऐसा लॉज नहीं बना सकती जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो। तो अगर कोई भी ऐसा लॉ इनैक्ट करती है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसे स्टक डाउन कर सकती है। तो दोस्तों ये सिर्फ एक ही लिमिटेशन नहीं है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, और भी ऐसे वो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग जगहों पे दिया गया है, जिस पे कि पार्लियामेंट को लॉ बनाते टाइम ध्यान देना पड़ता है। वो हम आगे आगे अलग अलग चैप्टर्स में या फिर इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये जो पावर है लॉ बनाने का पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास, वो इंक्लूड करता है पावर टू गिव इफ़ेक्ट, यानी किसी भी लॉ को वो इफ़ेक्ट दे सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली एज वेल एज प्रोस्पेक्टिवली। तो लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो अल्टर कर सके एग्जिस्टिंग लॉ को रेट्रोस्पेक्टिवली भी, और उसके पास ये भी पावर है कि वो किसी भी लॉ को वैलिडेट कर सके रेट्रोस्पेक्टिवली सब्जेक्ट टू अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, ठीक है।
सब्जेक्ट है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट को देखते हुए लेजिस्लेचर के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ को वैलिडेट कर सके रेट्रोस्पेक्टिवली, यानी बैक डेट से। तो अभी हमने ये सारी बातें तो डिस्कस कर ली कि लेजिस्लेटिव पावर क्या है, वो किस तरीके से लॉज इनैक्ट कर सकती है, किस तरीके से लॉज वो इनैक्ट नहीं कर सकती। हमने ये भी समझ लिया कि लेजिस्लेटिव पावर जो है वो अनलिमिटेड है, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है। तो क्या कोई भी स्टैट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का वायलेशन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसे ऐसे ही स्ट्रक डाउन कर सकती है? नहीं, किसी भी स्टैट्यूट को कोर्ट बिल्कुल लाइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर कर सकती है। कोई भी स्टैट्यूट जो इनेक्टेड है बाय पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर कांट बी डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल लाइटली। जो कोर्ट है उसको ये एबल करना पड़ेगा या होल्ड करना पड़ेगा बियॉन्ड एनी डाउट कि जो वायलेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का है, और वो इतना स्ट्रॉन्ग वायलेशन है, लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है, अंडर चैलेंज कांट बी स्टैंड, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न का इतना स्ट्रॉन्ग वायलेशन है कि वो जो लेजिस्लेटिव प्रोविज़न है वो स्टैंड ही नहीं कर सकता है। अच्छा दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि किसी भी स्टैट्यूट को बहुत ही लाइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि लेजिस्लेशन कोर्ट के किसी अर्लियर डिसीजन को इनवैलिड या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है? तो ये केस आया था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस कर्नल कोऑपरेटिव फार्मर्स सोसाइटी में। कोर्ट ने ये हेल्ड किया था इस केस में कि लेजिस्लेशन के पास पावर है कि वो इनफेक्टिव कर सकता है किसी भी अर्लियर जुडिशियल डिसीजन को। अब कैसे इनफेक्टिव कर सकता है? बाय रिमूविंग या फिर अल्टरिंग या फिर न्यूट्रलाइजिंग द लीगल बेसिस इन द अनअमेंडेड लॉ, जिस लॉ पे वो अर्लियर डिसीजन दिया गया था। इवन जो लेजिस्लेचर है वो रेट्रोस्पेक्टिवली भी उस डिसीजन को इनफेक्टिव डिक्लेयर कर सकता है, बट वो पावर नहीं देता है लेजिस्लेचर को टू रेंडर इनफेक्टिव द अर्लियर जुडिशियल डिसीजन बाय मेकिंग अ लॉ जो सिंपली डिक्लेयर करे अर्लियर डिसीजन एज इनवैलिड या नॉट बाइंडिंग। अगर ऐसा पावर लेजिस्लेचर एक्सरसाइज करता है तो ये लेजिस्लेचर पावर नहीं होगा, बट ये जुडिशियल पावर होगा जिसे कि लेजिस्लेचर डिसरप्ट नहीं कर सकता अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अकॉर्डिंगली कोर्ट ने इस केस में ये हेल्ड किया था कि जो पंजाब विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन हरियाणा अमेंडमेंट एक्ट 1981 है, जो मेयरली डायरेक्ट करता है असिस्टेंट कलेक्टर को टू डिसरिगार्ड और डिसओबे द अर्लियर सिविल कोर्ट्स डिक्री एंड जुडिशियल ऑर्डर रेट्रोस्पेक्टिवली, इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि ये एक इंक्रोचमेंट है ऑन जुडिशियल पावर। तो इस केस से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ बाय बेयर डिक्लेरेशन विदाउट एनीथिंग मोर रिवर्स या फिर ओवरराइड नहीं कर सकता है जुडिशियल डिसीजन को। लेजिस्लेचर जो है वो एक्सरसाइज कर सकता है अपने प्लीनरी पावर्स, जो कि आर्टिकल 245 और 246 में दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, टू रेंडर अ जुडिशियल डिसीजन इनफेक्टिव। बट कैसे? बाय इनेक्टिंग अ वैलिड लॉ। उसको एक वैलिड लॉ इनेक्ट करना होगा जिससे कि या तो वो अल्टर करता हो या फिर चेंज करता हो कंडीशन जिसके बेसिस पे वो डिसीज़न दिया गया हो। वो बेयरली ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकता कि सो एंड सो जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया था वो इनफेक्टिव है या इसे हम ओबे नहीं करेंगे, ऐसे वो नहीं कर सकता। उसे एक वैलिड लॉ इनेक्ट करना होगा। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 246 को। आर्टिकल 246 इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। आर्टिकल 246 बात करता है कि कौन कौन सब्जेक्ट मैटर्स हैं लॉ के जिसपे कि पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिन पे कि लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट्स लॉज बना सकते हैं। नाउ आर्टिकल 246 का सब क्लॉज 1 क्या बोलता है, तो पहले देखते हैं क्या कहता है 246 का सब क्लॉज 1। Notwithstanding anything in clauses 2 and 3, Parliament has exclusive power to make laws with respect to any of the matters enumerated in List 1 in the Schedule 7 in this Constitution referred to us as Union List। यानी कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉज बनाने का विथ रिस्पेक्ट टू मैटर्स जो कि दिए गए हैं लिस्ट 1 इन दिस 7th शेड्यूल। और जो लिस्ट 1 के 7th शेड्यूल में मैटर दिए गए हैं
वो है यूनियन लिस्ट के मैटर्स। तो यहाँ पे पार्लियामेंट के ही पास पावर है, यानी स्टेट जो है वो चाह के भी यूनियन लिस्ट के मैटर पे कोई भी लॉ इनैक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई वो लॉ बनाती है जो कि यूनियन लिस्ट में कंटेंट है तो ऐसे जो लॉज हैं वो वॉइड होंगे। अब बात करते हैं क्लॉज 2 की। तो क्लॉज 2 ये कहता है कि नथिंग विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉज 3 पार्लियामेंट एंड सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ऑल्सो हैज़ पावर टू मेक लॉज with respect to any of the matters enumerated in list 3 in the schedule 7 in this constitution referred to us as concurrent list। यानी कि जो 7th शेड्यूल का लिस्ट 3 है जिसे कि हम कॉन्करेंट लिस्ट कहेंगे, उसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के पास पावर है कि वो लॉज बना सके। यानी कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर्स पे कौन कौन लॉज बना सकती है, यूनियन भी और स्टेट भी, वो दोनों लॉज बना सकते हैं। नेक्स्ट है सब क्लॉज 3। सब क्लॉज 3 बोलता है कि सब्जेक्ट टू क्लॉजेज 1 and 2 द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉज फॉर सच स्टेट और एनी पार्ट देयर ऑफ with respect to any of the matters enumerated in list 2 in the 7th schedule in this constitution referred to us as state list। यानी कि स्टेट के पास पावर है लॉज बनाने का पूरे स्टेट के लिए या फिर किसी एक पार्ट ऑफ दैट स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू जो मैटर दिए गए हैं लिस्ट 2 ऑफ द 7th शेड्यूल, जिसे कि हम स्टेट लिस्ट कहेंगे। यानी स्टेट के पास पावर है स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स दिए गए हैं उस पर लॉज बनाने के लिए। गाइस सॉरी, यहाँ पे सब क्लॉज 3 जो है वो पीपीटी में वो कॉपी करना हम भूल गए, तो आप एक बार प्लीज़ सब क्लॉज 3 रेफ़र कर लीजिएगा बुक से। नाउ सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 4 ये कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने का विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर फॉर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि इंक्लूडेड नहीं है इन अ स्टेट इंस्पाइट एनीथिंग, कि वो जो मैटर्स है वो इनैम्यूरेटेड है स्टेट लिस्ट में। अच्छा, अब देखते हैं यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में मेंशन है वो सारे नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट है, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब बात करते हैं स्टेट लिस्ट की। तो स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट्स हैं और ये जो सब्जेक्ट्स जो कि मेंशन है स्टेट लिस्ट में वो जनरली लोकल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं, जैसे कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो स्टेट लिस्ट में मैटर दिए गए हैं उसमें स्टेट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉज बनाने का। अब बात करते हैं लास्ट लिस्ट की जो कि है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में टोटल 47 सब्जेक्ट है और इस पे दोनों स्टेट और सेंट्रल लॉज बना सकते हैं। बट अगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट आती है बिटवीन द सेंटर और स्टेट लॉज जो कि कॉन्करेंट लिस्ट पे बेस्ड है, तो जो सेंट्रल लॉ है या जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट है वो प्रिवील करेगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल 248 जो बात करता है रेसिड्यूरी पावर्स। तो उसका सब क्लॉज 1 बोलता है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है लॉज बनाने का विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो कि ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है और ना ही स्टेट लिस्ट में दिया गया है। तो ऐसे जो भी मैटर होंगे जो कि ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन है ना तो वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तो वैसे किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि सिर्फ वही लॉ बना सकता है। यानी स्टेट लेजिस्लेचर ऐसे किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ नहीं बना सकता जो कि स्टेट लिस्ट में नहीं दिए गए हैं और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए। सेकेंड सब क्लॉज इसका बोलता है कि ऐसे जो पावर है वो इंक्लूड करता है पावर फॉर मेकिंग एनी लॉ जो कि इम्पोज करता हो टैक्स जो कि इन दोनों लिस्ट में से किसी भी लिस्ट में इनैम्यूरेटेड नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट, यानी कि हम लिस्ट को कैसे कैसे इंटरप्रिटेट करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट। तो जो ओपनिंग वर्ड है आर्टिकल 246 सब क्लॉज 1 का वो ये है कि इंस्पाइट एनीथिंग कंटेंट इन क्लॉज 2 and 3, ठीक है। और जो ओपनिंग वर्ड है क्लॉज 3 का वो ये है सब्जेक्ट टू क्लॉज 1 and 2। ये एक्सप्रेसली बताता है कि जो यूनियन लिस्ट है वो प्रीडोमिनेंस है कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट पे। और अगर आप बात करें स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट की, तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हमेशा प्रीडोमिनेंट होगा स्टेट लिस्ट पे। तो अगर प्रीडोमिनेंस की बात करें तो सबसे ऊपर आएगा यूनियन लिस्ट,
फिर आएगा कॉन्करेंट लिस्ट और सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा स्टेट लिस्ट। इसीलिए अगर कोई ओवरलैपिंग होता है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट लिस्ट तो हमेशा प्रिवील करेगा यूनियन लिस्ट, और अगर इन केस यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट में ओवरलैपिंग की सिचुएशन आती है तो फिर से प्रिवेल करेगा यूनियन लिस्ट। और अगर कॉन्फ्लिक्ट आता है बिटवीन कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो कौन प्रिवेल करेगा? कॉन्करेंट लिस्ट प्रिवेल करेगा। तो यानी सबसे ऊपर आ गया हमारा यूनियन लिस्ट जो कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट के ऊपर प्रिवेल करेगा। फिर आता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट जो कि स्टेट लिस्ट से प्रिवेल करेगा अगर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो तो। सबसे नीचे हमारा आ जाता है स्टेट लिस्ट। सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ लिस्ट जो है वो ये है कि ईच एंट्री टू बी इंटरप्रिटेटेड ब्रॉडली, यानी सब्जेक्ट टू ओवरराइडिंग प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन लिस्ट जितने भी एंट्रीज हैं वेरियस लिस्ट के हमें उन्हें ब्रॉडली इंटरप्रिटेट करना चाहिए। इसको इन केस कैलकाटा गैस लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि वाइडेस्ट पॉसिबल एंड मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन शुड बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ ईच एंट्री, यानी जो भी लैंग्वेज है एक एक एंट्रीज़ की उसको हमें मोस्ट वाइडेस्ट पॉसिबल और मोस्ट लिबरल इंटरप्रिटेशन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है पिथ एंड सब्सटेंस। तो यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर का जो रिस्पेक्टिव डोमेन है उसमें वो दोनों सुप्रीम है, यानी यूनियन के पास पूरा पावर है किसी भी सब्जेक्ट मैटर पे लॉज इनैक्ट करने का जो कि यूनियन लिस्ट में मैटर्स दिए गए हैं। सेम है स्टेट लेजिस्लेचर के साथ इन रिस्पेक्ट टू स्टेट लिस्ट, बट दे शुड नॉट इंटरप्ट इनटू द डोमेन रिजर्व टू द अदर, यानी स्टेट लेजिस्लेचर यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉज नहीं बना सकता है और यूनियन स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज नहीं बना सकता है। अगर किसी एक के द्वारा पास किया जाने वाला लॉ इनक्रोच करता है सब्जेक्ट मैटर असाइन टू द अदर, फिर जो कोर्ट है वो अप्लाई करेगा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस को, जिससे कि ये पता किया जा सके कि वेदर जो लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं उस लॉ को इनैक्ट करने के लिए या उस लॉ को पास करने के लिए। तो पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि ट्रू ऑब्जेक्ट क्या है उस लेजिस्लेशन या फिर स्टैट्यूट का। तो अगर पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ लॉ अगर हम देखते हैं और वो रिलेट करता है जो मैटर से जिसमें कि जो लेजिस्लेचर है वो कॉम्पिटेंट है उसे इनैक्ट करने के लिए, तो उसे कोर्ट डिक्लेयर कर देगा एज इंट्रा वायरस, इवन दो अगर वो एक्सीडेंटली टच करता है किसी मैटर को जो कि उसकी कॉम्पिटेंसी में नहीं है। तो अगर हमें असर्टेन करना है कि किसी स्टैट्यूट का ट्रू कैरेक्टर क्या है तो उसे एज अ वोल हम देखेंगे, यानी उसके ऑब्जेक्ट स्कोप और उसकी जो प्रोविजंस उसका इफ़ेक्ट क्या है। हम इन सारी चीज़ों को देख कर ही पता कर सकते हैं कि जो लेजिस्लेशन है वो कॉम्पिटेंट है या नहीं उस एक्ट को इनैक्ट करने के लिए। प्रफुल्ल कुमार मुखर्जी वर्सेस बैंक ऑफ कुलाना के केस में प्रीवीसी काउंसिल ने पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया था। इस केस में बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट 1946 की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था ऑन द ग्राउंड दैट ये अल्ट्रा वायरस है ऑफ बंगाल लेजिस्लेचर इन सो फार जितना ये मैटर मनी प्रॉमिसरी नोट से जो भी मैटर रिलेट करता है इस एक्ट का वो बंगाल लेजिस्लेचर के कॉम्पिटेंसी में नहीं आते क्योंकि ये एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो इस केस में प्रीवीसी काउंसिल ने ये हिल्ट किया था कि जो बंगाल मनी लेंडर्स एक्ट है वो इन पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ अ लॉ है इन रिस्पेक्ट टू मनी लेंडिंग, क्योंकि मनी लेंडर्स जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है और इसीलिए ये वैलिड है इवन दो ये ट्रेंच करता है इंसिडेंटली ऑन प्रॉमिसरी नोट जो कि एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। तो इस केस में प्रीवीसी काउंसिल ने पिथ एंड सब्सटेंस रूल को अप्लाई किया था उस स्टैट्यू की ऑब्जेक्ट स्कोप और उसके इफेक्ट ऑफ प्रोविजंस को देखते हुए। लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कलरेबल लेजिस्लेशन। इसको केसीजी नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था इस डॉक्ट्रिन के मीनिंग और स्कोप को। कलरेबल लेजिस्लेशन जो है वो एक मैगजीम पे बेस्ड है जो कि है यू कांट डू इनडायरेक्टली व्हाट यू कांट डू डायरेक्टली, यानी अगर आप किसी काम को डायरेक्टली करने के लिए सक्षम नहीं हैं तो आप उस काम को इनडायरेक्टली भी नहीं करेंगे। ऐसे केसेस में कोर्ट जो है वो ट्रू नेचर और कैरेक्टर ऑफ लेजिस्लेशन को देखेगी और उसका ऑब्जेक्ट क्या है उसे एग्जामिन करेगी, उसका पर्पस क्या है और डिज़ाइन टू मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मैटर इज़ रेलिवेंट, यानी
किस सब्जेक्ट मैटर पे वो लॉ बनाया गया है वो रेलिवेंट है, ना कि मोटिव बिहाइंड, यानी किस मोटिव जो है उसका लॉ बनाने का वो टोटली इनरेलीवेंट है। तो दोस्तों, अगर हम कलरेबल लेजिस्लेशन को ईजिली और इन शॉर्ट समझना चाहें तो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में ये सब सारी बातें तो डिस्कस कर ली कि यूनियन जो है वो यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉज बना सकती है एक्सक्लूसिवली, स्टेट जो है वो एक्सक्लूसिवली स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज बना सकती है, यूनियन और स्टेट दोनों कॉन्करेंट लिस्ट के मैटर पे लॉज बना सकती है। तो जो यूनियन है वो स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉज नहीं बना सकती, स्टेट जो है वो यूनियन लिस्ट के मैटर पे लॉज नहीं बना सकती। तो जिस मैटर पे लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंट नहीं है उसे ये कोई और कलर देके उस मैटर पे लॉज नहीं बना सकती। यानी अगर आप डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट मैटर पे लॉ नहीं बना सकते तो आप उसे कोई और रंग देके उस सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ नहीं बना सकते। ये क्या होगा, इनवैलिड होगा। कोर्ट जो है ऐसे लॉज को स्ट्रक डाउन कर देगी। तो अगर कोर्ट के पास ऐसा केसेस जाते हैं तो कोर्ट क्या करेगी, उस स्टैट्यूट के ऑब्जेक्ट को देखेगी, उसके नेचर को समझने की कोशिश करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं रिपग्नेंसी बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ। सो आर्टिकल 254 सब क्लॉज 1 जो है वो सिर्फ अप्लाई करता है तब जब इनकन्सिस्टेंसी है बिटवीन सेंट्रल लॉ एंड स्टेट लॉ रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर जो कि मेंशन्ड है कॉन्करेंट लिस्ट में। और एक चीज़ पे यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि आर्टिकल 254 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तभी सिर्फ एप्लीकेबल होगा जब जो स्टेट लॉ है इज़ इन पिथ एंड सब्सटेंस अ लॉ रिलेटिंग टू एन एंट्री इन कॉन्करेंट लिस्ट। यानी जो स्टेट लॉ है वो इन पिथ एंड सब्सटेंस ऑफ अ लॉ है रिलेटिंग टू एंट्री ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, ऑन विच पार्लियामेंट हैज़ लेजिस्लेट, यानी पार्लियामेंट ने भी उस एंट्री से रिलेटेड कोई लॉ इनैक्ट किया है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रिपग्नेंसी को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो इस चीज़ का आंसर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने एम करुणानिधि वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अर्लियर डिसीजंस को रिव्यू करते हुए समराइज़ किया था टेस्ट ऑफ रिपग्नेंसी को और बताया था कि रिपग्नेंसी किसी भी दो स्टैट्यूट के बीच में कब कब अराइज होगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं वैसे कंडीशन जब रिपग्नेंसी अराइज करती है। तो फर्स्ट वो था कि इट मस्ट बी शोन दैट देर इज़ अ क्लियर एंड डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी बिटवीन द टू इनैक्टमेंट्स। यानी कि जो सेंट्रल और स्टेट एक्ट है उन दोनों के बीच में बिल्कुल क्लियर और डायरेक्ट इनकन्सिस्टेंसी होना चाहिए इस नेचर का कि वो लोग इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं कि दोनों का साथ में ऑपरेट होना सेम फील्ड में पॉसिबल ही नहीं है, यानी वो दोनों साथ में इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि कोई भी ऐसा रिपील नहीं होगा बाय इम्प्लीकेशन अनलेस जो इनकन्सिस्टेंसी है वो प्राइमा फेसाई दिख रहा है उन दो स्टैट्यूट में। देन थर्ड है कि अगर दो स्टैट्यूट ऑक्यूपाई करते हैं एक पर्टिकुलर फील्ड में लेकिन एक रूम है या फिर एक पॉसिबिलिटी है कि दोनों जो स्टैट्यूट है वो ऑपरेट कर सकते हैं सेम फील्ड में विदाउट एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट किए हुए, तो कोई भी रिपग्नेंसी रिजल्ट नहीं होगा। यानी सेंट्रल ने भी एक लॉ पास किया और स्टेट ने भी एक लॉ पास किया पर्टिकुलर सेम फील्ड में, ठीक है, लेकिन चांसेस हैं या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दोनों जो स्टैट्यूट है वो सेम फील्ड में ऑपरेट कर सके बिना एक दूसरे को के कॉन्फ्लिक्ट में आए हुए या बिना कोई कोलिजन किए हुए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है तो कोई भी रिपग्नेंसी रिजल्ट नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट जो है वो ये है कि देर इज़ नो इनकन्सिस्टेंसी बट अ स्टैट्यूट ऑक्यूपाइंग द सेम फील्ड सीक्स टू क्रिएट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट ऑफेंसेस। यानी कोई भी ऐसा इनकन्सिस्टेंसी नहीं होगा अगर जो स्टैट्यूट है वो सेम फील्ड में तो है लेकिन क्रिएट कर रहे हैं डिस्टिंक्ट या फिर सेपरेट ऑफेंसेस। तो इस कंडीशन में भी कोई भी रिपग्नेंसी अराइज नहीं होगा और जो दोनों स्टैट्यूट है वो कंटिन्यू करेंगे ऑपरेट करना सेम फील्ड में। यानी स्टेट ने भी सेम फील्ड में एक लॉ बनाया जो कि कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट मैटर है और यूनियन ने भी उसी सेम फील्ड पे एक लॉ बनाया, ठीक है। तो दोनों जो है वो क्रिएट कर रहे हैं अलग और डिस्टिंक्ट तरीके के ऑफेंसेस को, तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा रिपग्नेंसी को और दोनों ऑपरेट करेंगे उस सेम फील्ड में। तो दोस्तों, अभी जो हमने रूल ऑफ रिपग्नेंसी को डिस्कस किया ये सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन है जो कि आर्टिकल 254 क्लॉज 2 में प्रोवाइड किया गया। अकॉर्डिंग टू क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 254, अगर स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर enumerated in concurrent list contains any provision repugnant
to the provision of an earlier law made by Parliament or an existing law with respect of that matter than the state law if it has been reserved for assent of President and has received his assent shall prevail in spite anything such repugnancy, but it would still be possible for Parliament under the provision of Clause 2 to override such a law by subsequently making a law on the same matter. If it makes such a law, the state law would be void to the extent of repugnancy with the union law. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टेट लॉ है विथ रिस्पेक्ट टू मैटर जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में कंटेंट है और उसका कोई प्रोविज़न जो है वो रिपग्नेंट करता है प्रोविज़न ऑफ अर्लियर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, यानी कोई जो पहले लॉज बने गए थे पार्लियामेंट को उसको वो रिपग्नेंट करता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग लॉ को वो रिपग्नेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू दैट मैटर, ठीक है। तो जो स्टेट लॉ है अगर वो रिजर्व्ड है फॉर एसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी वो प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रिजर्व किया गया है और उसे प्रेसिडेंट का एसेंट रिसीव हो जाता है, तो वो प्रिवील करेगा इन स्पाइट ऑफ सच रिपग्नेंसी, यानी वो रिपग्नेंसी होने के बाद भी प्रिवील करेगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, पार्लियामेंट जो है वो इस क्लॉज के अंडर ओवरराइड कर सकता है उस लॉ को सब्सिक्वेंटली लॉ बना के सेम सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो अगर पार्लियामेंट लॉ बना देता है सब्सिक्वेंटली तो वो जो स्टेट लॉ है वो वॉइड हो जाएगा टू एक्सटेंड ऑफ रिपग्नेंसी विद दैट यूनियन लॉ। अच्छा, जो क्वेश्चन ऑफ रिपग्नेंसी बिटवीन पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन और स्टेट लेजिस्लेशन जो है वो दो वे में अराइज करता है। फर्स्ट जो है जब लेजिस्लेशन जो है वो इनैक्ट होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मैटर्स अलॉटेड इन देयर फील्ड, बट वो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप और कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। सेकेंड जो है वेयर द टू लेजिस्लेशन आर विद रिस्पेक्ट टू द मैटर्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, यानी जो लेजिस्लेशन है उसका जो मैटर है वो कॉन्करेंट लिस्ट का है और वो दोनों एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। इन दोनों कंडीशन में पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन जो है वो प्रीडोमिनेट करता है। फर्स्ट कंडीशन में बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246 सब क्लॉज 1 जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया, और सेकेंड कंडीशन में बाय रीज़न ऑफ आर्टिकल 254 सब क्लॉज 1 जो हमने अभी पढ़ा। आई होप आपका भी रिपग्नेंसी वाला जो टॉपिक है वो बहुत हद तक क्लियर हो गया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट ऑन सब्जेक्ट मैटर ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, यानी अभी तक तो हम यही पढ़ रहे थे कि जो सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है एक्सक्लूसिवली, बट अब हम उसके एक्सेप्शंस पढ़ेंगे, यानी किस किस कंडीशन में यूनियन के पास पावर है सब्जेक्ट लिस्ट के मैटर पे लॉज बनाने का। तो इसमें पहला पॉइंट है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इन नेशनल इंटरेस्ट। तो आर्टिकल 249 सब क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग अगर पार्लियामेंट कोई रेजोल्यूशन पास करती है जो कि सपोर्टेड बाय 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है और ये नेसेसरी है उस लॉ को पास करना फॉर नेशनल इंटरेस्ट, देन पार्लियामेंट जो है लॉ बना सकता है विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 246A और एनी मैटर इनैमरेटेड विद इन स्टेट लॉ। यानी अगर राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास करता है 2/3 ऑफ मेजॉरिटी से नेशनल इंटरेस्ट के लिए कोई लॉ बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट लॉ बना सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी जो कि आर्टिकल 246A में दिया गया है, या फिर कोई भी मैटर जो कि स्टेट लॉ में दिया गया है, देन वो लॉफुल होगा पार्लियामेंट के लिए टू मेक लॉ होल या फिर पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू मैटर, ठीक है। और ये तभी तक वैलिड होगा जब तक कि वो रेजोल्यूशन जो है वो फोर्स में है, और ऐसे रेजोल्यूशन नॉर्मली 1 ईयर तक फोर्स में रहते हैं। इसे रिन्यूड किया जा सकता है टाइम टू टाइम, बट एक बार में ये 1 साल से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। और वैसे लॉज जो हैं वो हाउएवर सीज टू हैव इफेक्ट हो जाते हैं ऑन एक्सपायरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर द रेजोल्यूशन सीजेस टू ऑपरेट। सो सेकेंड पॉइंट है ड्यूरिंग प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 250 व्हेन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज़ इन ऑपरेशन, पार्लियामेंट के पास पावर है लॉज बनाने का फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी जो कि आर्टिकल 246A में दिया गया है, या फिर एनी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट में इनैम्यूरेटेड है। बट वैसे जो लॉज हैं वो हाउएवर सीजेस टू हैव इफेक्ट ऑन एक्सपायरेशन ऑफ 6 months, यानी 6 months के बाद उसका जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हैज सीजेस टू ऑपरेट, यानी इमरजेंसी के ख़त्म होने के 6 month बाद
उन सारे लॉज का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाता है। थर्ड पॉइंट है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट विद कंसेंट ऑफ द स्टेट्स। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 252 अगर लेजिस्लेचर ऑफ दो या दो से ज़्यादा स्टेट पास करते हैं रेजोल्यूशन टू द इफ़ेक्ट कि ये डिज़राइबल है टू हैव लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑन एनी मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट, तो फिर ये लॉफुल होगा पार्लियामेंट के लिए टू मेक लॉज रेगुलेटिंग दैट मैटर। और दूसरे भी स्टेट अगर चाहे तो उस लॉ को अडॉप्ट कर सकते हैं बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ऐसे जो लॉज होंगे वो या तो वो अमेंड और रिपील हो सकते हैं ओनली बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी स्टेट लेजिस्लेचर के पास फिर कोई पावर नहीं है उस लॉ को अमेंड या फिर रिपील करने का, वो बस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ही रिपील या अमेंड हो सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट फॉर गिविंग इफेक्ट टू ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो आर्टिकल 253 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट एम्पावर्ड है लॉज बनाने के लिए होल या फिर एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज़ एंड इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स एंड कन्वेंशन, ठीक है। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी ट्रीटी को इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ बना सकता है, लेकिन ऐसे जो लॉज इनैक्ट होंगे फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ ट्रीटीज़ वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होंगे। दैट इज़ ऐसा जो लॉ होगा वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन या फिर इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। पॉइंट 5 इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 256 पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर्ड है लॉ बनाने के लिए विद रिस्पेक्ट टू ऑल मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं। व्हेन पार्लियामेंट जो है वो डिक्लेयर करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट है वो कांट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अगर किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर है तो उस कंडीशन में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो सारे मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं उस पर लॉज बना सकता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक को, जो कि है सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन। तो अभी हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट के पास पावर है टू डायरेक्टली लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट्स, ठीक है, अंडर द फॉरगोइंग आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स अभी हमने डिस्कस किया। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ये भी प्रोवाइड करता है कि जो स्टेट लेजिस्लेशन है वो किसी बिल को पास करने से पहले सेंट्रल का कंसेंट ले, तभी वो जाकर लॉ बनेगा, ठीक है। तो ऐसे जो आर्टिकल्स हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेशन को सेंट्रल का कंसेंट लेना पड़ता है वो है आर्टिकल 31 सब क्लॉज 3, आर्टिकल 31A, देन है आर्टिकल 200, नेक्स्ट है आर्टिकल 288 सब क्लॉज 2, लास्ट है आर्टिकल 304 सब क्लॉज B। तो आप इन सारे आर्टिकल्स को एक बार रेफ़र कर सकते हैं जिससे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है सेंट्रल्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि स्टेट को कब कब सेंटर से कंसेंट लेना पड़ता है किसी भी बिल को पास करने के लिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है, तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।